नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ईवीएम और वीवीपैट मशीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा कदम उठा दिया है। वीवीपैट का पूरा मतलब हुआ वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वेरीफाइड और पेपर ऑडिट ट्रेल का क्या मतलब है और ये क्यों जरूरी है, लेकिन क्रम से ही अपनी बात रखेंगे और आपको पूरा वीडियो देखना ही पड़ेगा। क्या इस बात की संभावना बन सकती है कि 2024 के चुनाव में सभी वीवीपैट की पर्चियों की गिनती होगी? अव्वल तो पूछा जाना चाहिए कि 2013 में ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वीवीपैट मतदान की प्रक्रिया का हिस्सा बन गया था, तो अब तक सभी वीवीपैट की पर्चियों की गिनती का इंतजाम क्यों नहीं किया जा सका है? 2024 के चुनाव को लेकर केवल ईवीएम के संदर्भ में सवाल नहीं उठ रहे हैं, बल्कि चुनाव आयोग की भूमिका पर भी लोगों की नजर है कि क्या यह चुनाव आयोग फ्री एंड फेयर चुनाव करवा रहा है। जिस तरह से विपक्ष के नेता इसे आखिरी चुनाव कहने लगे हैं, आपके लिए भी जरूरी है कि आयोग सुनिश्चित करे और आप देखें कि यह चुनाव सभी संदेहों से ऊपर हो। और इसकी जवाबदेही इन्हीं तीन व्यक्तियों पर है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, दूसरे व्यक्ति हैं चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और तीसरे व्यक्ति हैं चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू। आप जनता की चौकस निगाहें ही इन तीनों के काम की परीक्षा लेने जा रही है। जगह जगह पर चुनाव आयोग ने हेल्पलाइन नंबर बनाए हैं ताकि लोग अपनी शिकायतें आयोग तक पहुंचा सकें। जनता के अलावा इन तीनों की भी अपनी जवाबदेही बनती है कि जनता इन्हें सभी संदेहों से परे देखे। भारत का लोकतंत्र इस वक्त नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। इतिहास बहुत पैनी नजर से इन तीनों की भूमिका देख रहा है और आपकी चुप्पी को भी तीन पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने कहा है कि चुनाव आयोग को ही लेवल प्लेइंग फील्ड सुनिश्चित करना है। इसके लिए जरूरी है कि चुनाव के बीच जांच एजेंसियों को वह रोके, विपक्ष के यहाँ पड़ने वाले छापे, गिरफ्तारियों पर लगाम लगाए। विपक्ष पर एजेंसियों का हमला ईवीएम और वीवीपैट को लेकर उठने वाले तमाम सवालों की तरह गंभीर और खतरनाक है। इन सब को मिलाकर देखिए कि लेवल प्लेइंग फील्ड और फ्री एंड फेयर दांव पर है या नहीं। उम्मीद है मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार लोकतंत्र को बचाने में पूर्व के चुनाव आयुक्तों के योगदान को याद रखेंगे। We have a very sound tradition, not today, of large, and I must thank this to my predecessors, worthy predecessors. Whatever we are today, it is because of them. जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 17 मई तक जवाब मांगा है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स एडीआर की याचिका पिछले साल अप्रैल महीने की है। इस साल मार्च में अरुण कुमार अग्रवाल ने एक और याचिका दायर कर दी। अग्रवाल की याचिका के साथ एडीआर की याचिका को जोड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांग दिया। मार्च 2024 में दायर याचिका में अरुण कुमार अग्रवाल ने 100% वीवीपैट के मिलान की मांग की है। 2019 के चुनाव से पहले भी इस तरह की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई, लेकिन खारिज कर दी गईं। फिलहाल इस मामले में गोपाल शंकर नारायणन, नेहा राठी और एडीआर की ओर से प्रशांत भूषण वकील हैं। मौजूदा याचिका में मांग की गई है कि वीवीपैट की हर मशीन की पर्ची को गिना जाए। अभी तक चुनाव आयोग रैंडम तरीके से प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 मतदान केंद्रों की सारी वीवीपैट की गिनती करता है, लेकिन याचिकाकर्ता चाहते हैं कि जितनी भी वीवीपैट मशीनें लगी हैं सभी की पर्चियां गिनी जाएं। जहां तक समय की बात है तो ऐसा करने में 5-6 घंटे का समय और ज्यादा लगेगा, बड़ी बात नहीं। चुनाव की पारदर्शिता के सामने यह समय कुछ भी नहीं है। क्यों चुनाव आयोग नहीं चाहता है कि सभी वीवीपैट से निकली पर्चियों की गिनती हो, ईवीएम से मिलान हो? हम आज के वीडियो में इस पर बात करेंगे। यह भी देखेंगे कि वीवीपैट मशीन क्या है, क्यों इस मशीन को ईवीएम के साथ जोड़ा गया, जब जोड़ा गया तो क्यों 5 मतदान केंद्रों की वीवीपैट मशीन की पर्चियों की गिनती होती है, सभी की क्यों नहीं होती है। आप जानते हैं कि दिल्ली में ईवीएम की जगह बैलेट बॉक्स से मतदान कराने का आंदोलन चल रहा है। पिछले कुछ महीनों में इस आंदोलन ने काफी जोर पकड़ा, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर खास ध्यान नहीं दिया, मगर आंदोलन कमजोर नहीं पड़ा। पाशा जैसे वकील बार बार सड़क पर उतरते रहे और ईवीएम से चुनाव नहीं कराने की मांग करते रहे। जब चुनावी तारीखों के ऐलान को लेकर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहां भी इस आंदोलन का असर देखा गया।
यह तस्वीर चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मुख्य चुनाव आयुक्त एक किताब हाथ में लेकर लहरा रहे हैं। बता रहे हैं कि 40 से अधिक संवैधानिक अदालतों ने ईवीएम को सही पाया है। उन फैसलों की किताब छप गई है, लेकिन उन्हें यह बताने का मौका नहीं मिला होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के साथ हजारों करोड़ रुपए की वीवीपैट की मशीन क्यों लगाई। जब लगाई तो सभी वीवीपैट मशीनों की पर्चियों की गिनती क्यों नहीं हो सकती है। बेशक इस किताब में कोर्ट के सारे फैसले होंगे, मगर इनमें से लागू कितने फैसले हुए हैं। दो मुख्य फैसलों का ध्यान तो मुझे आता है। सुब्रमण्यम स्वामी बनाम चुनाव आयोग का फैसला जो लागू हुआ, वीवीपैट मशीनें आईं, और दूसरा 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 मतदान केंद्रों की ईवीएम मशीनों की वीवीपैट की गिनती की जाएगी। सभी की नहीं, अब सभी की गिनती की मांग हो रही है। इसलिए यह किताब उपयोगी हो सकती है, मगर सभी सवालों का जवाब नहीं। सर, कुछ आप किताब लाए हैं, किसी के पास है क्या? एक हमने किताब भी बनाई है, एक जितने लीगल केसेस 40 केस, देखिए दीज आर 40 केसेस ऑन ईवीएम। इसमें FAQ भी है, आप सब लीजिए इस किताब को हमसे। इसमें FAQ भी है और इसमें फ्लो चार्ट्स भी हैं। देखिए हमारी वेबसाइट पे है ये। थोड़ा पढ़ने का तो कष्ट करिए, खासतौर से जो एक्सपर्ट महोदय हैं, वो बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं यहाँ, मतलब कंट्री में कोई भी बन जाता है, किसी पे कोई रोक नहीं है। हमने इसमें चार्ट भी लगाया है कि कितनी बार सत्ता में रहने वाली पार्टियां ईवीएम ने बदल दी। तो मुझे भी ईवीएम पे फिर मैं रात सोच रहा था ये प्रश्न तो आएगा जरूर, तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूँ। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। मुद्दा ईवीएम भी है और वीवीपैट भी। जनता के मन में सवाल हैं तो शेरो शायरी जवाब नहीं हो सकते हैं। जब कोर्ट ही सवाल पूछने वालों को नहीं रोकता है और कहता है कि सभी स्टेक होल्डर की राय होनी चाहिए, तब चुनाव आयुक्त सोशल मीडिया पर उठाए जाने वाले सवालों से व्यथित क्यों लगे। द वीक में जगदीप छोकर ने लिखा है कि शुरू में ईवीएम स्टैंड अलोन मशीन थी, और ये बात सही है, जिसका मतलब यह हुआ कि इस मशीन का संबंध या संपर्क किसी और चीज से नहीं है। इसी आधार पर आयोग ये कहता रहा कि इस मशीन से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, यानी कोई हैक नहीं कर सकता है। लेकिन जब से वीवीपैट की मशीन आई है, उसे ईवीएम से जोड़ा गया है, स्टैंड अलोन वाली बात बदल जाती है। अब 3 अलग अलग मशीनें आपस में जुड़ जाती हैं। चुनाव आयोग अब इसे बैलेट यूनिट कहता है, जो कि ईवीएम है, दूसरी यूनिट है वीवीपैट और तीसरी यूनिट है कंट्रोल यूनिट। जगदीप छोकर कहते हैं कि इन तीनों को ईवीएम कहना भ्रामक होगा। इस बात को ठीक से समझिए। छोकर बता रहे हैं कि इसमें 3 अलग अलग लेकिन आपस में कनेक्ट की हुई मशीनें हैं, इसलिए ये एक सिस्टम है। ईवीएम एक अकेली मशीन अब नहीं है। एक मांग जरूर होती है कि बैलेट से चुनाव हो, लेकिन दूसरी मांग है कि सभी वीवीपैट की पर्चियां गिन ली जाएं और उसका तरीका निर्धारित हो। जो पर्ची निकलती है उसकी विश्वसनीयता भी सुनिश्चित की जाए। कई लोग यह भी सुझाते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए कि आपने वोट दिया, आपको पर्ची मिली, आपने पर्ची देखी और उस पर अंगूठे का निशान लगा दिया। अंगूठे का निशान लगाने से बूथ लूटना आसान नहीं रहेगा। फिंगरप्रिंटिंग के डेटा से सब पकड़े जाएंगे। खैर, 2024 के चुनावों के ऐलान के साथ लगने लगा कि ईवीएम को लेकर उठने वाले सवाल और वीवीपैट को लेकर होने वाली मांगों का समय अब चला गया। मगर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस भेजकर वीवीपैट की पर्ची से गिनती के सवाल को केंद्र में ला दिया है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और अब समय आ गया है कि ऐसे वीडियो को सभी को दिखाइए। 2019 की याचिका में सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने आदेश दिया था कि हर निर्वाचन क्षेत्र में एक की जगह 5 ईवीएम में वीवीपैट की गिनती हो। पहले 1 का नियम था। विपक्ष की 21 पार्टियों की मांग थी कि 50% ईवीएम में गिनती हो। सिंघवी ने कहा कि अगर 50% मुश्किल है तो 25 से 30% से भी हम संतुष्ट होंगे।
6 दिन की देरी होगी, उससे भी कोई परहेज नहीं। पर रंजन गोगोई ने खारिज कर दिया। उस समय चंद्रबाबू नायडू विपक्षी पार्टियों के साथ थे, उनकी अगुवाई कर रहे थे। आज वे एनडीए में हैं। आप कह सकते हैं कि उनकी मांग सही नहीं थी। वे 100% गिनती की मांग करने नहीं गए थे, 50% की गिनती की मांग कर रहे थे। तब कोर्ट ने 5% 5 ईवीएम में वीवीपैट की गिनती का आदेश दे दिया। सवाल है कि क्या 24 के चुनाव में 100% वीवीपैट की पर्चियों की गिनती होगी और क्यों नहीं हो सकती है? आखिर ये वीवीपैट मशीन लगी ही क्यों है? क्यों नहीं हर मशीन से निकली हर पर्ची की गिनती और मिलान की जा सकती है? 17 मई को आयोग जवाब देगा, लेकिन सभी ईवीएम के साथ जोड़ी गई वीवीपैट मशीनों से जो भी पर्ची निकलती है, उन सभी की गिनती की बहस आज की जा सकती है, उस पर बात की जा सकती है। जैसे किसी ने यहां कहा, राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। यह चुनाव कई बड़े संदेहों से घिरा हुआ है। फ्री एंड फेयर और लेवल प्लेइंग फील्ड का पैमाना संदेहास्पद हो गया है। विपक्ष के नेता जेल जाने की आशंका को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जेल जा रहे हैं। जांच एजेंसियां उनके घरों की तलाशी ले रही है। निश्चित रूप से विपक्ष के पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। गोदी मीडिया ने बड़े पैमाने पर विपक्ष को गायब कर दिया है। गोदी चैनलों पर बड़े बड़े कॉन्क्लेव हो रहे हैं, जिनमें सरकार के लोग भाषण जैसा इंटरव्यू दे रहे हैं, भाषण देते हैं, कोई काउंटर सवाल नहीं होता, केवल सरकार का भाषण चलता रहता है। नाम के लिए विपक्ष के 1-2 नेता बुला लिए जाते हैं, उनमें किसी प्रकार का संतुलन नहीं दिखता है। 2014 से 24 की बातें नहीं हो रही हैं, 23 साल आगे जाकर 2047 की बातें होने लगी हैं। अखबारों में सरकार के पक्ष की तरफ से 2047 को लेकर लेख छपने लगे हैं। ऐसा लगता है कि 2024 आया ही नहीं है और 2024 का चुनाव ही नहीं हो रहा, 2047 का हो रहा है। तो आपने देखा कि लेवल प्लेइंग फील्ड का बहुत बुरा हाल है। बीजेपी दोनों पैरों से भागी जा रही है और विपक्ष के हाथ और पांव बांध दिए गए हैं। अब आते हैं ईवीएम और वीवीपैट के सवाल पर। जब सभी ईवीएम में वीवीपैट मशीन लगी है तो सभी वीवीपैट की गिनती क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर समय ज्यादा लगेगा तो लगना चाहिए। 1 दिन, 2 दिन या 4 दिन की देरी से क्या फर्क पड़ जाता है? 5 साल और देश के भविष्य का यह चुनाव है। 7 चरण में मतदान हो रहे हैं, तब तो समय की जल्दी नहीं है, कोई उतावला नहीं है। पहला मतदान 19 अप्रैल को हो रहा है। जो मतदाता 19 अप्रैल को वोट डालेंगे वो 46 दिन तो वैसे भी इंतजार कर रहे हैं, जब 4 जून को वोटों की गिनती होगी। आखिरी मतदान 1 जून को है। आखिरी मतदान करने वाला मतदाता भी 48 घंटे इंतजार करेगा। तब हम और आप वोटों की गिनती के लिए 2 दिन या 4 दिन या उससे भी अधिक इंतजार क्यों नहीं कर सकते हैं? जब चुनाव आयोग कहता है कि 7 चरण या 8 चरण में चुनाव होंगे तो मतदाता राज्य से पलायन नहीं कर जाता, वो आयोग के फैसले को स्वीकार करता है। तो वही मतदाता वोटों की गिनती में 7 दिन लग जाएंगे, क्यों नहीं स्वीकार करेगा? इसलिए वीवीपैट से पर्ची की गिनती में देरी का तर्क पूरी तरह से बकवास है, किसी भी तर्क से सही नहीं है। विपक्ष बोलते जा रहा है कि उसकी कितनी आवाज को अनसुना कर दिया जाएगा। 60% मतदाता विपक्ष को वोट करते हैं, क्या उसके सवालों को अनदेखा किया जा सकता है? ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीदकर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। सब मिलाकर जो लोग नारा लगाते हैं अब की बार 400 पार, उनका मुंह है, कुछ भी बोलेंगे। लेकिन एक बात तय है, जनता ही मालिक है, आप मालिक हैं।
और आपको तय करना है कि देश के शासन में कौन बैठने का काम करेगा। आज यहां दिल्ली की जनता से पूछना चाहते हैं, वो लोग नारा लगा रहे हैं, टारगेट फिक्स कर रहे हैं, अब की बार 400 पार। ऐसा लग रहा है कि पहले से ही ईवीएम सेटिंग हो चुका है। आखिर चुनाव आयोग ने वीवीपैट के सवाल पर विपक्षी दलों के साथ बैठक क्यों नहीं की? विपक्ष उनसे कब से समय मांग रहा है? जयराम रमेश कहते हैं कि पिछले साल जून से समय मांगा जा रहा है। वीवीपैट तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लागू हुआ। सभी वीवीपैट से पर्ची की गिनती से चुनाव आयोग क्यों बच रहा है? अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया, 17 मई को जवाब देना होगा। विपक्ष की मांग पर 1 साल से आयोग बच रहा था, अब कोर्ट के सामने जवाब देना होगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 12 फरवरी को एक लंबा ट्वीट किया है और लिखा है कि चुनाव प्रक्रिया में वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल के बेहतर उपयोग के मुद्दे को लेकर इंडिया की पार्टियां 2023 के जून महीने से ही चुनाव आयोग से मिलने का समय मांग रही हैं। वीवीपैट के इस्तेमाल को बढ़ाकर 100% तक करने की इजाजत नहीं देना देश के मतदाताओं के साथ घोर अन्याय है। 8 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट पर्ची के मिलान का दायरा बढ़ाने का आदेश देते हुए चुनाव आयोग से वीवीपैट पर्ची वाले बूथों की संख्या बढ़ाने को कहा था। इसका केस नंबर WPC-273-2019 है और मामला एन चंद्रबाबू नायडू बनाम भारत संघ का है। जी हां, वही चंद्रबाबू नायडू जो कभी हाईटेक मुख्यमंत्री के रूप से जाने जाते थे। वह उस समय आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इंडिया की पार्टियों की मांग है कि वीवीपैट की संख्या जितनी है उतनी ही नहीं रह सकती है, बल्कि इसे 100% तक लगातार बढ़ाया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर इंडिया की पार्टियों के साथ बातचीत करने से चुनाव आयोग का बचना और भी ज्यादा बड़े सवाल खड़े करता है। क्या ईसीआई को उस तकनीक में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए जिसके सुरक्षित और निष्पक्ष होने को लेकर वह दावे करता है? लेकिन इसी बीच चंद्रबाबू नायडू एनडीए में शामिल होने वाले हैं। अब शायद वह चुनाव आयोग को अपने पूर्व सहयोगियों के साथ मिलने का समय देने के लिए मना सकेंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का यह ट्वीट बेहद लंबा है। उनके ट्वीट बेहद ठोस और तार्किक होते हैं, मगर आज का जमाना वीडियो का भी है। जयराम रमेश कई बार न्यूज एजेंसियों को बाइट दे देते हैं। स्वतंत्र पत्रकार न्यूज एजेंसियों की बाइट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि पैसे देने पड़ेंगे और कॉपीराइट न्यूज एजेंसी की हो जाती है। कई बार उनका बेहद जरूरी बयान न्यूज एजेंसियों के गोदाम में जाकर सड़ जाता है और हम जैसे स्वतंत्र पत्रकार इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। जयराम को देखना चाहिए कि एजेंसी को दिया गया उनका वीडियो बयान किसी गोदी चैनल पर चलता भी है या नहीं। इतनी सी बात विपक्षी दल को समझ नहीं आती है। कई बार यह निहायत ही आलसी तरीका लगता है। गोदी मीडिया के दौर में विपक्ष के लिए यह आलस्य आत्मघाती हो सकता है। विपक्ष हमेशा साफ करता है कि वह ईवीएम के खिलाफ नहीं है, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैनिपुलेशन के खिलाफ है। यह जयराम का बयान है, मशीन के खिलाफ नहीं है। इंडिया अलायंस ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि वीवीपैट एक तरह से बाइस्कोप बनकर रह गया है। 7 सेकंड के लिए आपको दिखता है कि आपका वोट कहां गया, किसे पड़ा, उसके बाद लापता हो जाता है। वह गिना गया या नहीं इसका पता नहीं चलता। वीवीपैट को वेरीफाई करने योग्य बनाया जाना चाहिए। मतदान करने वाला रसीद हाथ में लेकर देखे कि सही है या नहीं, फिर उसे बैलेट बॉक्स में डाले। 37% वीवीपैट्स जो ईवीएम के साथ यंत्र लगा होता है जिसमें पर्ची निकलकर दिखती है आपको कि आपने किसको वोट दिया, वीवीपैट 37% वीवीपैट्स डिफेक्टिव पाई गई। 2018 में खरीदी गई ये वीवीपैट्स अलग अलग सोर्सेस से खरीदी गई थी, ईसीआईएल हैदराबाद, बीईएल बैंगलोर और बीईएल पंचकुला। 2018 में खरीदी गई इन वीवीपैट्स का उपयोग न केवल 2019 के लोकसभा चुनाव में हुआ, लेकिन उसके बाद के तमाम चुनावों में भी इन्हीं वीवीपैट्स का उपयोग हुआ। ये वीवीपैट जब आई थी, मुझे याद है यूपीए का शासन था और हर राज्य ने अपनी तरफ से कुछ प्रतिनिधि भेजे थे। जब उनका डिस्प्ले हुआ था
टेस्ट हुआ था। दिल्ली की तरफ से मैं गया था कुछ और साथियों के साथ। वीवीपैट्स के लाने के पीछे मकसद यह था कि लोगों का ईवीएम पर और चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा और मजबूत बने। उनको कोई संशय नहीं रह जाए कि अगर मैंने हाथ पे बटन दबाया है तो वो वोट हाथ पर ही गया है या नहीं, या किसी और पार्टी पर बटन दबाया है तो उसी को जा रहा है या नहीं। ये भरोसा उसका मजबूती से उसको मिले वोटर को, इसलिए वीवीपैट लाई गई। अब जो ये 37% वीवीपैट्स हैं, 17,50,000 वीवीपैट्स में से 6.5 लाख, 1/3 से ज्यादा वीवीपैट्स खराब पाई गई। सोचिए कितना गंभीर यह मसला है। सवाल है कि निर्वाचन आयोग ने विपक्ष की इस मांग को क्यों नहीं सुना, क्यों नहीं बुलाकर बात की। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का नोटिस महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आयोग को 17 मई के दिन जवाब देना होगा। आयोग विपक्ष से बात नहीं करता है, लेकिन 18 जनवरी को चुनाव आयोग की एक प्रेस रिलीज मिलती है कि निर्वाचन आयोग चुनाव से पहले ईवीएम और वीवीपैट पर एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता कार्यक्रम शुरू करेगा। उम्मीद है आपको इस राष्ट्रव्यापी अभियान का पता होगा और आपके भीतर जागरूकता आ गई होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा था कि जागरूकता कार्यक्रमों के लिए 3,500 प्रदर्शन केंद्रों तथा लगभग 4,250 मोबाइल वैनों की तैनाती होगी। क्या पूरे देश के लिए यह काफी है? क्या आपने इस तरह की वैनों के पास जाकर जागरूकता प्राप्त की? अब हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। क्यों कोर्ट ने वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपैट मशीन लगाने की बात की? उस बहस में सवाल उठा था कि वोटिंग आखिर क्या है, मतदान किसे कहा जाए। 2013 में स्वामी बनाम निर्वाचन आयोग के केस में एक तरह से मतदान को परिभाषित ही कर दिया गया। याचिका में कहा गया कि ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है कि वोटर इस बात को जांच कर सके कि उसका वोट वहीं पड़ा है जहां उसने दिया है। वही रिकॉर्ड हुआ है या नहीं वोटर को पता नहीं चलता है, और जो रिकॉर्ड हुआ है वही गिना जा रहा है या नहीं यह भी पता नहीं चलता है। उसे पता नहीं चलता कि इसका वोट अवैध है या नहीं, गिना गया है या नहीं। याचिका में कहा गया कि जब तक वोटर को इन सारे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते हैं तब तक यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने जो मतदान किया है वो मतदान है। केवल बटन दबा देने और लाल बत्ती दिख जाने से उसे वोट नहीं माना जा सकता। चुनाव आयोग ने कहा था कि जैसे ही कोई बटन दबाता है, लाइट जलती है उस नाम और सिंबल के सामने जिसे वोट दिया है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक विजुअल आश्वासन है कि आपका वोट उसी को मिला है। इससे वोटिंग की पारदर्शिता बनी रहती है। मगर यह दलील अदालत में नहीं टिकी। लाइट का जलना पर्याप्त नहीं माना गया। इस बहस से यह साबित हो गया कि मतदान तभी मतदान माना जाएगा जब आपके वोट का रिकॉर्ड हो, जिससे आप जान सकें कि उसी को दिया है जिसे देना चाहा था और वही गिना भी गया है। कोर्ट ने कहा कि स्वामी खुद कह रहे हैं कि आज तक फ्रॉड नहीं हुआ है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि कभी नहीं होगा। इसलिए इतने बड़े मामले में सभी स्टेक होल्डर की राय लेना जरूरी है। जब कोर्ट ने कहा कि इसके लिए वोट को वेरीफाई किया जाए, ऑडिट किया जाए, इस तरह एक मशीन का जन्म होता है वीवीपैट, जिसका पूरा मतलब है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले की कमी यह थी कि इसमें कह दिया गया कि विवाद की स्थिति में ही वीवीपैट की पर्ची गिनी जाए। मगर ध्यान रहे कि वीवीपैट के साथ पैट भी जुड़ा है, जिसका मतलब है पेपर ऑडिट ट्रेल, यानी हमने जिसे वोट दिया है उसकी पर्ची आपको मिल गई है, यानी मतदाता ने देखकर ऑडिट कर ली है। जिस पेपर को मतदाता ने ऑडिट की है, कायदे से या किसी भी तर्क से उसे ही गिना जाना चाहिए, है कि नहीं? अब अगर ईवीएम की गिनती से ही चुनाव के नतीजे बताने हैं तो वीवीपैट का क्या मतलब रह जाता है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या मतलब रह जाता है? और ये मशीनें क्यों लगाई जा रही हैं? कोर्ट ने अपने फैसले से वीवीपैट की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर मुहर लगा दी। ईवीएम के फुल प्रूफ होने पर सवाल खड़ा हुआ, तभी वीवीपैट को अधिक फुल प्रूफ माना गया। आयोग से सवाल है कि जब आपने वीवीपैट हर जगह लगा दी है तब उसे नहीं गिनने का क्या मतलब? जब वीवीपैट से सत्यापित वोट आपके पास है तब उसे नहीं गिनने का क्या तर्क है? जबकि इस पर करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, तब वोटर द्वारा उसे ऑडिट क्यों नहीं करवाया जाता है? मौजूदा सैंपल में बिना ऑडिट का वोट क्यों गिना जा रहा है? चुनाव आयोग भी कहता है कि जब मशीन और वीवीपैट के बीच मतभेद होगा तब वीवीपैट के वोट को मान्यता दी जाएगी। आयोग भी जब वीवीपैट को ज्यादा वैध मानता है
तब उसी को हर चुनाव में गिनकर क्यों नहीं परिणाम घोषित होना चाहिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि पेपर ट्रेल फ्री एंड फेयर चुनाव का अनिवार्य और अभिन्न हिस्सा है। हमें याद रखना चाहिए कि अक्टूबर 2013 में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस इलेक्शन कमीशन के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पेपर ट्रेल फ्री और फेयर चुनाव का अनिवार्य हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है। यह बात खुद चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित दस्तावेज में कही है। इसका मतलब तो यही हुआ कि अगर पेपर ट्रेल नहीं होगा तो चुनाव फेयर नहीं माना जाएगा। आप कहेंगे कि चुनाव आयोग पर भरोसा कीजिए, बात भरोसे की नहीं है। जब इस देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल सकते हैं तो सब कुछ किसी भी संस्था के भरोसे आप नहीं छोड़ सकते। आप जब डिजिटल पेमेंट करते हैं तो आपको रसीद मिलती है, मैसेज आता है, एसएमएस आता है। अगर आपको एसएमएस ना आए तो क्या आप मान लेंगे कि पैसा सही बंदे को चला गया? इसके लिए जरूरी है कि जो पेपर ट्रेल है उसकी एक्यूरेसी, उसकी सटीकता सुनिश्चित की जाए। सरकार ने 24 लाख वीवीपैट लगाने में 5,000 करोड़ का खर्चा किया है, तो गिनती सभी मशीनों की क्यों नहीं होनी चाहिए? फिलहाल केवल 20,000 के आसपास वीवीपैट मशीनों की गिनती होती है। भरोसे की हालत यह है, आप इन खबरों को देख लीजिए, पता चलेगा। क्विंट के लिए पूनम अग्रवाल ने 2019 चुनाव के 4 चरणों के वोटों के आंकड़ों की पड़ताल की थी। उन्होंने बताया था कि 373 से अधिक सीटों पर कितने वोट पड़े और कितने वोट गिने गए, उसमें मिलान नहीं हो पा रहा है। इस पर चुनाव आयोग से कोई जवाब नहीं जारी हुआ। 2019 चुनाव में पहले 3 चरणों में वीवीपैट की गड़बड़ियों की खबरें सामने आने लगी थीं। तब कपिल सिब्बल ने कहा था कि ऐसा कानून बनाया हुआ है कि कोई शिकायत कर दे कि मेरा वीवीपैट मैच नहीं हुआ और अगर उसकी बात गलत निकली तो उसी को जेल हो जाएगी। इस कारण एक डीजीपी ने भी चुनौती नहीं दी। सिब्बल ने दावा किया था कि इस कारण बहुत से लोग अपने वोट पर चुनौती नहीं दे पा रहे हैं। एक देश एक चुनाव पर साल भर बहस होती है, बड़ी बड़ी हेडलाइनें छपती हैं। वीवीपैट की पर्ची से गिनती हो, इस पर आपने कितनी हेडलाइन, कितनी बहसें देखी हैं? आप गेम समझिए। इस पर बहस नहीं हो या कम हो, इसलिए एक देश एक चुनाव जैसी बहस चलाई जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही पढ़िए कि क्यों वीवीपैट में पेपर ट्रेल की बात हो रही है और पेपर ट्रेल के हिसाब से गिनती क्यों नहीं हो रही है। कई बार आपने सुना होगा कि 5 मशीन की गिनती होगी, यह एक सैंपल के तौर पर किया जा रहा है, लेकिन दुनिया के किसी भी सैंपल में गलती की गुंजाइश मानी जाती है। हर सैंपल में एरर ऑफ मार्जिन होता है। यहां तो देश के भविष्य का सवाल है। जब एक वोट की ही कीमत है तो क्या आप अपना एक वोट गंवा सकते हैं? आपका एक वोट एरर ऑफ मार्जिन का शिकार क्यों होना चाहिए? ईवीएम पर जिसे बटन दबाया है, वीवीपैट से निकली हुई पर्ची आपने देखी है, उस पर आप अंगूठे का निशान लगाइए, बक्से में डालिए और उसे ही गिनने दीजिए। उसके नहीं गिनने का तर्क क्या है? क्यों नहीं इस चुनाव में इसका बंदोबस्त किया गया? पता तो चल जाता कि जिस पर बटन दबाया जाता है उसी को वोट जाता है और वही वोट गिना भी जाता है और जिसे आपने देखा है। क्या इसे समझना इतना मुश्किल है? आगे बढ़ने से पहले पूनम अग्रवाल की इस पुरानी रिपोर्ट को भी देख लीजिए। निर्वाचन आयोग को 2019 के लोकसभा चुनाव में वीवीपैट मशीनों का रिकॉर्ड 1 साल तक रखना था। सूचना के अधिकार से पता चला कि निर्वाचन आयोग ने पहले ही हटा दिया, 4 महीने में ही नष्ट कर दिया। मूल बात है कि ईवीएम के साथ वीवीपैट का सिस्टम इसलिए बना ताकि मतदान की प्रक्रिया में अधिक से अधिक पारदर्शिता आए और मतदान सटीक हो, उसमें कोई गलती ना हो, 1% की भी गलती ना हो। वीवीपैट की पर्ची सही है या नहीं, यह वोटर के लिए जानना जरूरी है क्योंकि इसमें मशीन का हस्तक्षेप होता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में वीवीपैट का आदेश दिया। आज 2024 का चुनाव हो रहा है। उस आदेश के बाद यह लोकसभा का तीसरा चुनाव है। इस बीच कई बार विधानसभा के चुनाव भी हो गए। चुनाव आयोग ने 100% वीवीपैट की पर्चियां गिनने और मिलाने का इंतजाम क्यों नहीं किया? क्या 2013 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भावना का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है? इस चुनाव में काफी कुछ दांव पर लगा है। आप किसी भी सवाल को यूं ही नहीं छोड़ सकते हैं। नहीं समझ आता है तो इस वीडियो को 10 बार देखिए और तब भी नहीं आता है तो किसी और से पूछिए, लेकिन आलस्य में इस देश का भविष्य गटर में मत धकेलिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।